वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है बिहार बोर्ड के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इससे तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो एनसीईआरटी से जो आपको तैयारी करनी है, जैसे कि आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो तो कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं। बिहार बोर्ड में जो है उसके वेबसाइट पर भी आप जाएं तो फरवरी के एग्जाम के लिए, फरवरी में जो एग्जाम है आपके, एनसीईआरटी से आपको ये पढ़ना है। हम चैप्टर नंबर 4 एंड 5 की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 है एनसीईआरटी में। तो चैप्टर नंबर 4 एंड 5, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चों इसमें जो एनसीईआरटी बुक उठाओगे आप और उसमें से आपको क्या करना है, जहां आर लिखा है उसको सिर्फ रीड करना है, ए को एनालाइज करना है, एल लिखा है उस फिगर को आपको बनाना है। ठीक है, उसको ड्रॉ करना है। जहां जहां एल लिखा है उसको आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। और जो आई है उसको तो पक्के से अच्छे से तैयार करना है। जहां जहां आई लिखा है उसको पक्के से अच्छे से तैयार करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरी गाइडलाइन आ गई आपके पास एनसीईआरटी से रिलेटेड। सॉल्व एग्जांपल्स कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4.8। उसके अलावा जो लिखकर तैयार करने हैं, लर्न वाले भी लिखकर तैयार करने हैं आपको। और जो आई वाला है वो तो कम से कम 3-4 बार लिखकर तैयार करना है। समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर के लिए भी गाइडलाइन यहाँ पर है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए भी जैसा आप देख रहे हो गाइडलाइन यहाँ पे अवेलेबल है। सी का मतलब होता है बच्चों कंसेप्चुअल, और अगर सी और एन साथ साथ आ गए मतलब कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल। तो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 4.24 कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल ये आपको तैयार करना है। अगर मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ, आपके सिलेबस में जो है कंटेंट, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी यूनिट टेस्ला, और स्टेट एक्सपेरिमेंट, बार्ट सावर्ट लॉ। बार्ट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन वो आपको आना चाहिए। और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बिकॉज ये मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, ये जहां कहीं भी अवेलेबल था, जैसा भी अवेलेबल था वो डाउनलोडेड है। एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप मिसिंग है यहाँ पे। एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के बारे में मैं बताना चाहूंगा, सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया, पर बिहार बोर्ड में ये है इस साल 2021 में भी। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों को तैयार करना है, इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। Force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductor, definition of ampere। अभी पैरेलल में जो मेरे लेक्चर चल रहे हैं फिजिक्स फंडामेंटल, इस प्लेलिस्ट में, वहां पर यही सब मैंने अभी पढ़ाया है। जस्ट टॉर्क लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा है, एक्सपीरियंस बाय करंट लूप, यानी यहाँ तक 2021 के लिए जो लेक्चर्स हैं, 2020 में जो अभी बने हैं, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक मैंने पढ़ा है। देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये आज रिकॉर्ड करूंगा मैं लेक्चर, तो ये अवेलेबल हो जाएगा। इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, वोल्टेज करंट, ये ऐसे जैसा लगता है ना टूटा हुआ हिस्सा कुछ आ गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन होगा या उसकी डिपेंडेंस पूछी होगी। लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ओके करंट लूप, ये वोल्टेज तो वहीं पे खत्म हो गया। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों में इसमें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करूं तो वो ये है, जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके। यू हैव टू प्रिपेयर दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट एक या दो ही होंगे चैप्टर में से डेफिनेटली, है ना। अगर मैं पूरे चैप्टर में ही हर आर्टिकल को बोल दूं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इट इज मीनिंगलेस। तो मतलब वो अर्थहीन हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं है हर एक को मैं इंपॉर्टेंट बता दूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट, स्पेलिंग मिस्टेक। बच्चों ये जो है सीबीएसई में नहीं है इस साल, ठीक है, और बिहार बोर्ड में है।
along its axis and perpendicular to its axis। बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किया था। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट, ये भी सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया इस साल। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलोनॉइड। ये है जो बार मैग्नेट है, एक दंड चुंबक, हिंदी में हम इसको बोलते हैं दंड चुंबक। वो व्यवहार करती है एक परिनालिका की भांति, यानी सॉलोनॉइड यानी परिनालिका। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, वो हमें पढ़ना है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और उसके तत्व मैग्नेटिक एलिमेंट्स। पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, और इनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स, ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है बच्चों, बिहार बोर्ड में है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ और परमानेंट मैग्नेट्स। तो विद्युत चुंबकों के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। ये थ्योरी तो सारी आपको मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स में, क्वेश्चंस पे चलते बच्चों। पहला सवाल, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 घटक हैं, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, फिर नति कोण बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप को हिंदी में, नति कोण। और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो है वो है, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, अभी मुंह पे आएगा तो मैं जवाब देता हूँ। तो यहाँ बोला है √3 टाइम्स है, तो आपको उसमें संबंध पता होना चाहिए कि नति कोण को हम कैसे, यानी एंगल ऑफ डिप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan थीटा से अगर हम इसे दिखाएं तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए BV/BH, यानी ऊर्ध्व घटक बटा क्षैतिज घटक, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा इज द एंगल ऑफ डिप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट BV इक्वल टू √3 टाइम्स BH दिया हुआ है, हम सीधे यहाँ पे रखते हैं, और tan थीटा में √3 मिलता है। मैथमेटिक्स सिंपल सी आपको पता है, अगर tan थीटा √3 होगा तो थीटा होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एम्पियर्स लॉ। अच्छा, इसमें जो है इसके वेरिएंट्स बाकी भी पता होना चाहिए आपको। आप बोले BV BH के बराबर है, तो BV BH के बराबर है तो tan थीटा 1 हो जाएगा, तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है बिहार बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर के परिपथ नियम का कथन आपको लिखना है, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, और गणितीय रूप से उसे प्रदर्शित करना है। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B around any closed path in free space is equal to μ0 times the net current I enclosed by the path। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार यदि हम रेखा समाकल, है ना, इंटीग्रल समाकल, रेखा समाकल लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद पथ के अनुदिश मुक्त आकाश में, तो वो उस बंद क्षेत्र में से गुजरने वाली कुल धारा एवं μ0 यानी परमेबिलिटी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, इसके गुणनफल के तुल्य होता है। तो मैथमेटिकली गणितीय रूप से इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, ये तो चित्र हो गया, ये धारा जा रही है, ये हमने एक बंद पथ की कल्पना की, क्लोज लूप। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इक्वल टू μ0 टाइम्स I, तो ये बनता है यहां पर। अगला सवाल है एक्सप्लेन बायट-सावर्ट्स लॉ। तो बियो-सावर्त का नियम इसको कहते हैं हिंदी में। विद इट्स हेल्प, इसकी मदद से आपको डिराइव करना एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो एक वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप में एक ही घेरा होता है, एक ही फेरा होता है। तो उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बायट-सावर्त लॉ हमने बताया, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। पहले बायट-सावर्त लॉ स्टेट करेंगे। छोटा सा हमने एलिमेंट लिया, एक अल्पांश, धारा अल्पांश कहते हैं बच्चों, करंट एलिमेंट धारा अल्पांश, और उसकी वजह से
किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके दिशा को हमने दर्शाया, यहाँ कोण थीटा बना रहा है, ये धारा अल्पांश उस रेखा के साथ जो इस बिंदु P को मिला रही है अल्पांश से। बायट-सावर्ट लॉ इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी जब हम बात करेंगे मैक्सवेल के समीकरणों की, मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो EMW में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में, तो वहां पर 4 प्रमुख नियम शामिल करेंगे हम विद्युत चुंबकत्व के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उनमें से एक एम्पियर लॉ है। इट स्टेट्स दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। ये पहला फैक्टर हुआ, यानी इसकी वजह से जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र है dB वो किसके समानुपाती होगा, I के, dl के, sin थीटा के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। इन सारे फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद कांस्टेंट लगाते हैं। ये स्केलर फॉर्म है, इसको हम बदलते हैं सदिश रूप में, सदिश रूप में लिखेंगे तो ये, तो आप ये समझ लीजिए एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, इस साल भी बनेगा, dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ऊपर R एक बढ़ गया है तो नीचे भी R स्क्वायर की जगह R क्यूब हो गया, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये व्युत्क्रम घन नियम का पालन कर रहा है, नहीं, इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो कर रहा है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है, क्योंकि एक R कट जाएगा। इसकी दिशा की बात करेंगे तो dl क्रॉस R, dl और R के तल के अभिलंबत होती है इसकी दिशा। अब इसकी एप्लीकेशन जो पूछी है उसका विस्तार से यहाँ पे वर्णन आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आपको मिल सकता है, जिसमें इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो ये डेरिवेशन मैंने समझाया हुआ है, आप मेरे लेक्चर से देख सकते हैं, एनसीईआरटी से देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट है, इसका परिणाम, वो व्यंजक आपको टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये कई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है, कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी। फिर केंद्र पर अगर हम निकाल रहे हैं तो x को 0 कर देंगे, x को 0 कर देंगे तो एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, यानी छोटा होकर ऐसा दिखेगा एक्सप्रेशन, जिसमें पाई a स्क्वायर को मैं एरिया a भी लिख सकता हूँ और NIA को मैं m लिख सकता हूँ, जो कि होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो B एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप पर निकालें तो म्यू 0 NI/2a हो जाता है। With the help of a neat and labeled diagram, explain the construction, working principle and sensitivity of a moving coil galvanometer. Mention its conversion into ammeter and voltmeter. तो पूरा बड़ा क्वेश्चन आ गया, आपको तैयार करना है पूरा बच्चों। एट प्रेजेंट थ्योरी में भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स फंडामेंटल वाली लिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा ऐसा का ऐसा, और यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। ये जो उपकरण है MCG यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बच्चों उपकरण दो प्रकार के होते हैं, मूविंग कॉइल टाइप एंड मूविंग मैग्नेट टाइप। तो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर वाला जो है वो होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्शजा धारामापी हिंदी में कहते हैं उसको, तो वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। पर बिहार बोर्ड के लिए उसका नाम आपको पता होना चाहिए, स्पर्शजा धारामापी भी यही काम करता है, बस अंतर ये है कि यहाँ कुंडली घूमती है, कॉइल मूव करती है, वहां चुंबक घूमता है, मैग्नेट मूव करता है, मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हम सेंसिटिविटी, इसकी जो क्या बोलते हैं सुग्राहिता है, उसे परिभाषित करते हैं। धारा सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता, और उनमें आपस में संबंध भी हम निकालते हैं धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता में। फिर इसका परिवर्तन, इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, अमीटर इससे कैसे बनाया जाएगा धारामापी, और इसी से हम वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। अमीटर बनाने के लिए हम इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध, जैसे शंट कहते हैं, तो शंट पर एक नंबर का सवाल बनता है, शंट क्या है, तो समांतर क्रम में जो अल्प प्रतिरोध जोड़ा गया है धारा को विभाजित करने के लिए, यानी अगर अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी गैल्वेनोमीटर की कुंडली के में से होकर, तो उसकी जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर कॉइल, उसके जलने का खतरा है, तो करंट को हम डिवाइड कर देते हैं। देन कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू वोल्टमीटर, उसके लिए हम वृहद प्रतिरोध यानी बोले बहुत बड़ा प्रतिरोध, लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर हम
वी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं उसको, तो ये डेरिवेशन आप देखेंगे थ्योरी लेक्चर। स्टेट बार्ट्स आउटलाइन मेंशन इट्स एक्सप्रेशन, ये कई बार पूछा गया है इसलिए रिपीट हो गया बच्चों। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, जो चुंबकीय पारगम्यता है किसी पदार्थ की, वो है 7.5 × 10⁻³ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी यूनिट है इकाई में, और हेनरी पर मीटर भी होती है। फाइंड रिलेटिव परमेबिलिटी, तो आपको आपेक्षिक पारगम्यता पता करनी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो भी निकालनी है, यानी काई निकालना है। तो इसके लिए आपको संबंध पता होना चाहिए। एक तो फॉर्मूला μr = μ/μ0, ये पता है तो आप μr निकाल सकते हैं। और दूसरा रिलेशन आपको पता है, अगर μr = 1 + chi_m, ये काई है सिंबल बच्चों, ये इस तरह से नहीं बनता, ये कैसे बनाया जाता है, x तो नहीं होता है, ये होता है काई, तो काई को हम इस तरह से बनाते हैं, x की एक टांग घूमी हुई, एक टांग सीधी, और m रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक, कि ये क्या है, चुंबकीय पारगम्यता है मैग्नेटिक। तो यहाँ से हम काई एम निकाल सकते हैं, और आप देख रहे हैं अगर काई एम इतना बड़ा आ रहा है, बहुत हाई, तो ये निश्चित रूप से कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, तभी जो है म्यू का मान 1 से बड़ा है, म्यू का मान 1 से अधिक होता है, तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। ये आपको पहचान करनी आनी चाहिए। अगर ऋणात्मक होता, नेगेटिव होता, तो नेगेटिव होता मतलब ये होता प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, विपरीत दिशा में। अगर काई एम नेगेटिव होता प्रति चुंबकीय, तो म्यू का मान << 1 होता। साइक्लोट्रॉन सीबीएसई वालों को तो तैयार नहीं करना है इस साल 2021 में, पर बिहार बोर्ड वालों को तैयार करना है। साइक्लोट्रॉन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लेटेस्ट अभी जो मेरा लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया है। साइक्लोट्रॉन के नाम से मिल जाएगा फिजिक्स फंडामेंटल्स वाली प्लेलिस्ट। साइक्लोट्रॉन सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल, कितनी ऊर्जा वो प्राप्त कर लेगा साइक्लोट्रॉन द्वारा, उसका व्यंजक लिखना, कि क्या लिमिटेशंस हैं। साइक्लोट्रॉन कैनॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन, इससे हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन इत्यादि को एक्सेलरेट नहीं कर पाते, तो उनको एक्सेलरेट करना है तो हमें यूज करना पड़ता है सिंक्रोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन कैनॉट एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग लार्ज मास, वो भी नहीं कर सकते। मेंशन डिफरेंट यूजेस ऑफ ए साइक्लोट्रॉन, उसके इस्तेमाल बताने, एप्लीकेशंस आपको लिखनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द शंट। शंट वह अल्प प्रतिरोध है, लो रेजिस्टेंस, कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है विद गैल्वेनोमीटर, और अपने अल्प प्रतिरोध के कारण ड्यू टू लो रेजिस्टेंस मैक्सिमम पार्ट ऑफ करंट बाईपास थ्रू इट, गैल्वेनोमीटर में से होकर जाने के बजाय वो करंट जो है शंट में से होकर जाएगी। तो उसके लिए आवश्यक गणितीय गणना यहाँ पर की हुई है हमने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ दिखा दी है, तो शंट रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। बच्चों जब हिस्टेरिसिस लूप बनाते हैं हम, शैथिल्य पाश कहते हैं हिंदी में, शैथिल्य पाश या हिस्टेरिसिस लूप जब हम बनाते हैं, तो वहां पर हम परिभाषित करते हैं, वहां डिफाइन करते हैं दो क्वांटिटीज को, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी, किसी सब्सटेंस से रिलेटेड। तो रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी बोलते हैं निग्राहिता हिंदी में, और रिटेंटिविटी है धारणशीलता। ठीक है, कि वो जो भी पदार्थ है उसमें चुंबकीय गुणों को कितना धारण करने की क्षमता है, धारणशीलता। और निग्राहिता यानी कितना ऋणात्मक मान लगाकर, किसका, चुंबकन क्षेत्र का, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का कितना ऋणात्मक, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर जो उसमें धारणशीलता बची, यानी जो उसमें चुंबकत्व बचा, उसको हम खत्म कर सकते हैं। इन दोनों एक दूसरे के विपरीत। It is the property of a magnetic material in which magnetism is left in the specimen, specimen यानी नमूना, प्रतिदर्श, even when external magnetizing field is reduced to zero। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को शून्य करने के बाद भी प्रतिदर्श में, सैंपल में, नमूने में जो चुंबकीय क्षेत्र बचा रह जाता है उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, धारणशीलता, उसके धारण करने की क्षमता। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, यानी अवशेष चुंबकत्व भी इसी का नाम है बच्चों, अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता। कोर्सिविटी या निग्राहिता, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच डिपेंड्स अपॉन रिवर्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो। वो जो उसमें अवशेष चुंबकत्व रह गया था उसको खत्म करने के लिए जो ऋणात्मक मान हमें लगाना पड़ता है चुंबकन क्षेत्र का या चुंबकीय तीव्रता का, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता एक ही बात है, तो H का जो ऋणात्मक मान लगाना पड़ता है वो है ये।
तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट था जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, और बाकी फिर मॉक टेस्ट में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। टिल देन, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।